एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कोल घोटाले से जुड़े हुए अहम दस्तावेज और फाइल कैसे गायब हुआ। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि इतने सारे फाइल, इतने सारे अहम दस्तावेज कहीं गुम हो गए, या जब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की और जिस शक्ति से सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत की उसके बाद इसे एक एक करके गायब करवाया गया। क्या कार्रवाई की जा सकती है? एक है कि आप आपराधिक मुकदमा दायर करें, लेकिन जो उससे भी बड़ा सवाल है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे उस तमाम अधिकारी या जो अधिकारी के साथ साथ जो और भी उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, क्या इस पे कोई ऐसी ठोस कार्रवाई की जा सकती है इस वक्त कि एक संदेश देश को जाए कि आप इस तरह से लूट मचाएंगे और आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा? इस तरह की सोच एक सिर्फ आपको लगता है कि प्रिवेल कर सकता है? इस तरह की सोच कहीं पे हो सकती है? कहीं पे दिलीप, इस देश सुप्रीम कोर्ट चूंकि निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रहा है। अब इस देश के लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कुछ नहीं रह गया है। इस देश में एक छोटा सा दंगा हो जाता है, पुलिस लोगों को पहचान नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती, लेकिन पॉकेटमारी कर लेता है। मैं वही कह रहा हूं, उसमें भी नामालूम लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और फिर उन लोगों को ढूंढा जाता है। मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला है, इसमें श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? ये उस मंत्रालय के मंत्री हैं और इनके अधीन जितने लोग हैं, जहां जहां वो फाइल थी, जिस इंचार्ज सेक्शन, सबके खिलाफ एफआईआर हो, क्रिमिनल एफआईआर हो और इनको पुलिस कस्टडी में लिया जाए। ये 24 घंटे में बताएंगे कहां है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी लचर सा एक बयान देकर के चीज को टालने वाली बात है। हमारे देश में छोटे से छोटे क्राइम के लिए जब किसी को पकड़ लिया जाता है तो बेल लेने में यह बड़ा लॉजिक दिया जाता है कोर्ट में खड़े कि साहब अगर इनको बेल मिल गई तो ये सारे सबूत नष्ट कर देंगे। यहां जिन लोगों ने खुलेआम सबूतों को नष्ट किया है, पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सजा दे दी जाए अगर मैं पाया गया। अगर इस देश में पाकिस्तान के कुछ लोग आकर के सेना के लोगों को मार के चले जाते हैं तो किसी की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी कि भाई वहां कौन आदमी था जिसकी वजह से ये लोग घुस गए? हमने कमेटी बना दी, चोरी होती है, हमने कमेटी बना दी। मैं वही कह रहा हूं, इस देश में कमेटी और कमीशन बिठाने और लेटाने का संबंध इतना लंबा है कि किसी का कोई लेना देना नहीं है। श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और पुलिस रिमांड पे लेना चाहिए इस आदमी को, तब जाके पता चलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, यह सिर्फ घटना मात्र नहीं है। इस देश के अंदर आम आदमी सोचेगा कि भाई इस देश के पार्लियामेंट के बाहर हम टुंडा को, हफीज गुल को, हसन अली को और इन तमाम सारे लोगों को बड़ा खतरनाक मानते हैं। ये जितने बड़े काम कर रहे हैं, ये तो उस देश की व्यवस्था को, टुंडा और हाफिज सईद और अफजल गुरु से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इनके खिलाफ तो कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। ये तो संसद की पवित्रता के नाम पे वहां बैठे हुए हैं और हर वो काम कर रहे हैं जो बाहर के लोग जिनके बारे में कहा जाता है ये बड़े बड़े क्रिमिनल हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इन लोगों के बारे में इतनी हताशा निराशा के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो क्या करना चाहिए? सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पुलिस को यह ऑर्डर करेगी कि कोल मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इनके सेक्शन में जितने लोग हैं, जहां वो फाइलें थी, जिसकी कस्टडी में थी, उसके खिलाफ भी एफआईआर हो, तब तो कोई, मैं समझता हूं, बात बनेगी। अगर यह भी नहीं हुआ तो मैं फिर कह रहा हूं, यह देश पहले ही, जैसे अवधेश जी कह रहे हैं, यह देश पहले ही निराशा के गर्त में डूबा हुआ है। लोगों को लगता है कि लोग सब खरीदे जाते हैं। हसन अली कहां गायब हो गया, किसको फांसी दे दी गई, किसको नहीं दे दी गई, टुंडा पकड़ में आ गया, उसने क्या बताया, इस लोगों का पहले से ही भरोसा गायब है। अब संसद के अंदर खड़े होकर मंत्री और प्रधानमंत्री और कानून मंत्री जिस चोरी और मक्कारी और नीचता के साथ ये कर रहे हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। इस देश का भरोसा इस व्यवस्था से टूट रहा है और यह सबसे बड़ा खतरनाक साइन है। जी, अवधेश जी आपके पास आएंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद जो कि भाजपा के उपनेता है, भाजपा बड़े नेता हैं, लेकिन उपनेता भी है राज्यसभा में, आपको हम दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है। मेरा सीधा सवाल 3 है जिसको मैं रिपीट करना चाहता हूं। नंबर 1, कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी बताएं कि नागपुर के जायसवाल परिवार, जिनके एक विंग को बकायदे दिया गया था कोल ब्लॉक, जिसके यवतमाल पावर कंपनी के नाम से वो कंपनी है, उसके परिवार के डिस्प्यूट के पंच के रूप में
उस परिवार ने श्री प्रकाश जायसवाल का नाम प्रपोज किया था कि नहीं किया था, नंबर 1। नंबर 2, उस कंपनी के कोलोकेशन की फाइल गायब है कि नहीं गायब है। और नंबर 3, अगर यह गंभीर विषय है तो प्रधानमंत्री को उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए, यह सीधे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है जो कोयला मंत्री थे। और नंबर 4, सदन में आने के पहले किसी भी अपराध के साक्ष्य को गायब करना भी एक अपराध है। तो कृपया करके सरकार यह बताए कि सदन में आने के पहले कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और जिस बात की तरफ रविशंकर प्रसाद ने इशारा किया कि मनोज जायसवाल की कंपनी को और उनका इशारा था, इसको लेके श्री प्रकाश जायसवाल ने क्या कहा वो आप भी देख लें। अगर मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी तरीके का कोई रिश्ता पाया जाए तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। उसके बारे में मैंने कहा था कि सजा कोई जवाब नहीं दिया है। अगर चोरी की जानकारी मिली होती, डिस्ट्रक्शन की जानकारी मिली होती तो उसके खिलाफ एफआईआर किया जाता। मिसिंग की जानकारी मिली है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर ही कार्रवाई होगी। आप सुन रहे हैं कोयला मंत्री कह रहे हैं कि अगर चोरी की जानकारी मिली होती तो कुछ कार्रवाई होती। अभी चोरी की नहीं है तो मिसिंग की जानकारी मिली है, तो अब मिसिंग की जानकारी को कब वो चोरी के रूप में देखेंगे, कब वो गायब होने के रूप में देखेंगे, कब वो कार्रवाई के लिए सोचेंगे, ये तो जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो कहते हैं सजा भुगतने के लिए तैयार है अवधेश जी। आप ये देखिए कि कोयला मंत्री बने हुए हैं इसके बावजूद भी इस देश के। नहीं, वो पहले भी सजा भुगतने के लिए तैयार थे। देखिए 4-5 बातें समझिए। 2000 से 2009 तक प्रधानमंत्री के जिम्मे कोयला मंत्रालय था, तो ज्यादातर आवंटन जो है उसी बीच में हुए, सारे बल्कि 147 आवंटन, मोस्टली आवंटन 2008 में हुआ है। उस समय टीके नायर उनके सलाहकार थे। HC गुप्ता जो है उसमें वहां क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सतर्कता अधिकारी, जिसको हेड कर रहे थे। और ये 2 उनके जो है सचिव थे उस समय, जिनका नाम हम लोगों के पास है। एक IPS के कैडर थे, बीनी महाजन और आशीष गुप्ता। तो अब यहां तक चीजें पहुंच गई। अब आज क्या है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा ये कि उस फाइल रखने की जिम्मेवारी किसकी थी, किसको रखना था वो फाइल। तो कुछ नहीं करना है। मेरा कहना है कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में CBI जाने वाली है। पहले उसका बयान आ गया है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि हमको फाइल ही नहीं मिल रही, क्योंकि 2 महीने में हमने 3 बार रिमाइंडर भेजा गवर्नमेंट को और अंतिम बार बताया गया कि फाइल मिल नहीं रही है। और यह फाइल FIR के जांच के लिए हमारे लिए अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि हमको अनुमति दी जाए कि हम जो है फिर से एक FIR जो है दर्ज करके इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करें। तो उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आप जानते हैं कि किसी IAS अफसर को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की पहले अनुमति लेनी होती है। सरकार की बल्कि गिरफ्तारी नहीं, पूछताछ के लिए। गिरफ्तारी तो बाद की बात होती है। तो अब इसमें संभव है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर पास करे, उसको पकड़े, अरेस्ट करे, उससे पूछताछ करे, सारा भेद खुल जाएगा। लेकिन मुझे यह लगता है कि अगला कदम भी सरकार इस पर सोच चुकी होगी। आप यह भी संभव है कि कुछ लोग देश से विदेश चले भी गए हों, यह भी आप समझ लीजिए। संभव है कि कुछ लोगों को यहां से भगा भी दिया गया हो इस बीच में, इसको बचाने के लिए। क्योंकि इतिहास में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने इस सरकार पर जो टिप्पणी की थी, अगर आपको ध्यान में हो तो याद करिए, जो 31 मई को इस सरकार पर कैसी टिप्पणी 1 मई को कैसी टिप्पणी की गई थी कि इसने लोकतंत्र का ये कर दिया है और देश बचाने के जगह देश बने, अलग अलग प्रकार की टिप्पणी थी। उससे सरकार की भद मिट गई है। मैं तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे सामने जो हमारा पड़ोसी है चीन, हमारा ठीक है मतभेद होता है, लेकिन इस समय भ्रष्टाचार की लड़ाई का उसने उदाहरण पेश किया है। उसने अपने 7 पूर्व मंत्रियों को जेल में डाला है। एक मंत्री, रेलवे मंत्री को अभी फांसी की सजा दी है। जेल में तो यहां तो मंत्री भी गए लेकिन वापस आ गए। नहीं, वहां तो वापस आने का सवाल ही नहीं है। वहां तो बिल्कुल सख्त है। चाहे पहले का राष्ट्रपति था, भाषण दे रहा है कि भ्रष्टाचार को हमको जड़ से उखाड़ना है। और नीचे लेवल तक वहां एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे से ऊपर तक करीब 3400 अधिकारियों के खिलाफ जो FIR दर्ज होके अलग से जांच चल रही है, पूरे देश की सफाई करेंगे। तो आपके यहां भी उसी की जरूरत है। लेकिन वो करेगा कौन? करेगा तो आप देखिए मंत्री बने हुए हैं। मनोज जायसवाल का नाम पहली बार नहीं आया।
लेकिन जो कोल घोटाले के बाद जब आप ये देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला जो है ये आज का नहीं है, लेकिन उसके बाद वो मंत्री बने हुए हैं और मंत्री बने हुए और कह रहे हैं कि अभी तो मामला मिसिंग का है, मामला चोरी का आएगा तब देखेंगे, अब चोरी का मामला कौन दर्ज करवाएगा, ये किसका काम है, ये तो मंत्री जी बताएंगे। लेकिन दिलीप एक बात देखो ना कि जो फाइलें और जो केस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा था, ये फाइलें 3 दिन पहले गायब होने की खबर बताई गई है, तो ये फाइलें जा कैसे सकती हैं? इतना हाई टेंशन केस है ये कि इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं कि कोई 147 फाइलें ले गया निकाल के, वहां से चला गया, किसी को पता ही नहीं है। एक मंत्रालय में जाने के लिए आप अगर चले जाएं, आप पत्रकार भी हैं, अगर आप पे पीआईबी कार्ड नहीं होगा तो भी 10 बार चेकिंग होगी, 5 बार आपका पास बनेगा, फिर ऊपर से कंफर्मेशन होगा कि किसके पास जा रहे हैं। और एक आदमी 147 फाइल लेकर चला गया कहीं, या फाइल उड़ गई या चूहे खा गए उनको। ये किस तरीके का मजाक हो रहा है देश के सामने, और कौन लोग कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि कितने कोल मंत्री, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री लिप्त है इसमें, प्रधानमंत्री सीधे तौर पर लिप्त है। अब प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहा है, प्रधानमंत्री के को बचाने के लिए कोई कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री को कोई, और वो भी प्रधानमंत्री जो अब जाने वाला है, उसको बचाने के लिए कौन कर रहा होगा जब तक प्रधानमंत्री खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री चेहरे से जितने मासूम लगते हैं, अंदर से हरकतों से भी वो उतने मासूम है? क्या आप मानते हैं इस बात को? मुझे नहीं लगता। आप दिलीप जी क्रोनिक कैपिटलिज्म बार बार बोलते हैं, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म से बहुत आगे की चीज अब हो गई है। क्रोनिक कैपिटलिज्म तो केवल वंश के लोग होते हैं, अब ये तो इस प्रकार के उदाहरण पूंजीवाद में दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है, जहां प्रधानमंत्री से लेके अधिकारी, पूंजीपति, बीच में दलाल, ये सारे ऐसे मिले हुए हैं और कि एक दूसरे को सहयोग करके और फिर इस देश को लूटा जा रहा है। तो भारत में जो कुछ कोयला आवंटन में हुआ है, ये दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में ये शर्मनाक अध्याय कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों ने गंदी से गंदी चीजें पढ़ी है दुनिया में कि यहां चाहे वो दक्षिण कोरिया का उदाहरण ले लीजिए आप, चाहे जापान में लूट का उदाहरण ले लीजिए, इटली का ले लीजिए माफियाओं का, इसके सामने सब छोटे पड़ गए हैं। तो इसका रास्ता क्या है जो आप कल भी क्वेश्चन कर रहे थे, आप लगातार करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका रास्ता एक ही है कि हमको इस पूरी राजनीति को बदलनी पड़ेगी। कुछ लोगों के आजादी के आंदोलन की तरह अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी। नहीं चढ़ाएंगे तो हम भी लूटे, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खाने और पीने की व्यवस्था नहीं होगी। इस समय जो आर्थिक संकट है उसका कारण इसी में निहित है, क्योंकि देश में जब पैसा ही नहीं रहेगा तो रुपया का मूल्य नहीं गिरेगा, विकास दर नहीं गिरेगा, तो होगा क्या? आप कह रहे हैं आर्थिक संकट है, आप कह रहे हैं आर्थिक संकट है, एक तरफ आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ आपने खाने पीने की बात की। तो आज कांग्रेस के अध्यक्षा ने फूड सिक्योरिटी की पहल जो शुरुआत की है दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, तमाम जगहों में किए है, इसका क्या मतलब है अवधेश जी? फिर नहीं, ये तो कई बार बोलते हैं कि वोट सिक्योरिटी बिल है। मेरा कहना यह है, आप इसके पक्ष में हैं, आप जानते हैं कि मैं फूड सिक्योरिटी के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि गांधी जी ने बहुत साफ कहा था कि मैं देश में सब चीज की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन छोटे से छोटे आदमी को भी खैरात में जीने की अनुमति मैं कभी नहीं दूंगा। सबको स्वावलंबी होना पड़ेगा, परिश्रम करनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि आपके देश की दशा क्या है इस समय? बिल्कुल खजाना आपका खाली है, 1700 करोड़ रुपया प्रति कर्ज पर आपका देश चल रहा है, और आप ये इस प्रकार से 82-83 करोड़ लोगों को देने जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कौन मरेगा? वो किसान मरेगा, क्योंकि आज खेती करने में जो खर्च है, 4 बीघा 5 बीघा जोतने वाले किसान की कोई औकात नहीं है, वो भाग रहा है। तो इसमें आम जो समर्थक है, इसमें किस, मेरे को बताइए ना, फूड सिक्योरिटी के बदलाई हेल्थ सिक्योरिटी बिल क्यों नहीं होता है कि दवा सस्ता मिले? मोबाइल सिक्योरिटी बिल क्यों नहीं होता है कि ये करे? ये एजुकेशन सिक्योरिटी बिल क्यों नहीं होता है कि कॉलेज में और बाकी इंजीनियरिंग में फी लगे? कपड़ा सिक्योरिटी बिल क्यों नहीं हो सकता है देश में? परिवहन सिक्योरिटी बिल क्यों नहीं हो सकता है? केवल फूड सिक्योरिटी बिल जो किसान उपजाता है उसको आप औने पौने दाम में, सरकारी दाम में लेकर के और लोगों की बांटने की व्यवस्था करेंगे। ये देश को खत्म करने वाली स्थिति है। आज भी दिलीप जी, आपके देश में 57% करीब रोजगार जो है, आज भी कृषि को आपने खत्म कर दिया है कि एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई चीजें ही इनका दावा है कि इससे किसानों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, और तमाम दल इसको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, और कोई दल इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अर्थनीति का कोई विरोध कर रहा है। और आप देखिए, एक तरफ आर्थिक संकट है, लेकिन सोनिया जी इसको लॉन्च कर चुकी हैं, दिल्ली में लॉन्च कर चुकी है। आज उन्होंने बड़े फैनफेयर के साथ इसको लॉन्च किया है। तो क्या मतलब, एक तरफ आप संसद में इसको पेश करके उसको पास करवाने में अभी तक उस पर बहस चर्चा नहीं हो पाई है। आज देखिए स्थिति ये है कि उस पर आप एक सार्थक चर्चा नहीं करवा पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप इसको लॉन्च करते हैं। क्या
इसके पीछे आप क्या संदेश क्या दे रहे हैं? दो चीजें हैं। एक तो ये जो आप बात कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि तमाम सारे दल जो हैं इस पे खामोश हैं। आप ये देखें कि फूड सिक्योरिटी के नाम पे 67% जनता को कब तक और कितने दिन तक बिस्तर पे लिटा करके उसको आप खाना खिलाएंगे? कब तक करेंगे? इसकी कोई सीमा है कि 10 साल तक, 2 साल के बाद फिर ये स्वावलंबन हो जाएंगे, फिर कुछ करेंगे? आप 67% आबादी को कह रहे हैं आप कोई काम मत करो, आप सुबह उठो आपको खाना, रात में सो तो आपको खाना, आपको कुछ खुद करना ही नहीं है, हम करेंगे। आप वो इंश्योर कैसे करेंगे? बड़ा सवाल ये है। ये आप कहने के लिए बात जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा कि सहयोगी दल और पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, आप इस पार्लियामेंट के अंदर किसी डिबेट में आपको लगता है क्या इश्यूज पर बात होती है? इस मामले पे बात होती है कि जो सत्ता के साथ है वो किस तरह से सत्ता में जुड़ करके अपने ब्लैकमेलिंग से अपने राज्य को कुछ ले ले, अपनी पार्टी के लिए कुछ ले ले, कुछ लोग अपने केसों को कम करा लें, कुछ लोग सीबीआई से फाइलों को कम करा लें। तो मुद्दे पे तो बहस नहीं हो रही है। फूड सिक्योरिटी पे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके अपने इंटरनल इंटरेस्ट हैं। कोई सिक्योरिटी बिल अच्छा है या बुरा है या इससे क्या असर पड़ेगा, वो देश हित में या जनता के हित में नहीं सोच रहे हैं। उससे उनके वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा, कहीं नेगेटिव असर तो नहीं जाएगा। कोई कम्युनल बिल को लाना चाहता है, कोई फूड सिक्योरिटी बिल को लाना चाहता है। तो ये जो सारे मामलात हैं, इसमें आप ये मत कहिए कि जो संसद में बहस हो रही है बड़े ज्ञानी और ध्यानी और दानिश्वर लोग जो हैं उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये सब जो है सत्ता के दलाल हैं, जिसका जिस जगह फायदा हो रहा है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। मुद्दे से किसी का कोई लेना देना नहीं है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी लॉन्च किया है, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, इस योजना का लाभ 62% लोगों को मिलेगा। इसमें APL परिवार कवर होंगे, हमने मानक बना दिए हैं। 15,000 रुपये माह तक जिसकी सैलरी है वो एलिजिबल होगा, इसका पात्र होगा। देहरादून में शुरू की गई है और 2 सितंबर से हम इसको हर जनपद में प्रारंभ करेंगे। हमारे प्रभारी मंत्री वहाँ जाएंगे। ये बड़ा सराहनीय निर्णय है और जिसमें से किसानों का ऋण माफ हुआ था और किसानों का जीवन वापस पटरी में आया था, आज जो हमारा आम आदमी जो आवाम है उसको कम से कम ये चिंता नहीं रहेगी कि रात का चूल्हा कैसे जलेगा। उपयुक्त दिन था आज, राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है आज और वो एक प्रेरणा के स्रोत है और हम लोग सब उनके जीवन से प्रेरणा लें और जो सपने उनके अधूरे रह गए उसको पूरा करने का प्रयास करें। सोनिया गांधी ने इसको जो लॉन्च किया आज कांग्रेस की तरफ से, खास करके उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा पेश करने के बाद भी पास होने की स्थिति में इस वक्त कम से कम नजर नहीं। हालांकि तमाम दल ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इस पे अभी चर्चा की शुरुआत भी नहीं हुई है। ज्यादातर राज्यों में ना 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये चावल की योजना पहले से चल रही है। आपको मालूम है कि 82 में NT रामाराव ने इसकी शुरुआत की, तमिलनाडु में शुरुआत हुई, अधिकतर राज्यों में चल रही है। मनरेगा से उनको चीजें मिल रही हैं। ये कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अलग से अनपैरेलल्ड स्कीम इन द वर्ल्ड, ये सोनिया गांधी जी कह रही हैं। देखिए मनरेगा आया, एक सेकंड, मनरेगा आया तो मनरेगा से भ्रष्टाचार लूट बना। मनरेगा ने क्या किया है कि देश में जो परिश्रम करने वाला वर्ग था उसको काम चोर और भ्रष्ट बना दिया कि भैया तुम जो है भ्रष्ट तो अधिकारी बन गए। ना वो बनते हैं ना, 50 रुपया 120 रुपया है, वो जाके साइन करता है। मेहनत करने की जरूरत नहीं, 2 कुदाल माटी इधर से डाल दो, तुम 80 रुपया ले जाओ, 40 हमको दे दो। तो जो अब जिस देश का मेहनती वर्ग भ्रष्टाचार और कामचोर हो जाएगा वो देश बचेगा। इसलिए ये सरकार जो है ना, ये घोटालों, माने आप नील शंख पदम तक इतने ना पढ़े होंगे आप, महाशंख, इसमें तो महासंघ तक शून्य लगा देंगे फिर भी घोटाले की राशि पूरी नहीं होती है, तो देश लूटा गया। आपने ऐसी योजना बनाई है जो मेहनत करने वाला वर्ग, जो नीचे गांव स्तर तक कामचोर हो गया है, जो एक बच्चे की 16 साल में ही शादी कर देता है कि 1 यूनिट होते ही हमको जो है एक आदमी के लिए 100 दिन का रोजगार मिल जा रहा है। टेक्निकल सवाल का जवाब बता दिया। खेती के लिए मजदूर खत्म हो गए गांव से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अवधेश भाई, जब ये ऑर्डिनेंस बना हुआ है और अभी संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई है, तो दिल्ली में या उत्तराखंड में या हरियाणा में इसके लागू करने की इसकी लीगल सेंसिटिव क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। भ्रष्टाचार को दूर कर। तीसरी बात, अब ये लागू करके आपने खेती को चौपट करा दिया है, तो देश आपने लूट लिया। कामचोर काम करने वाले वर्ग को आपने भ्रष्ट और कामचोर बना दिया। और तीसरा, अब खेती को, किसानों को खत्म करेंगे और इंडस्ट्री आपकी जीरो पर जा चुकी है। रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगले साल भी कोई संभावना नहीं है। आपका देश जो है ग्रोथ आपका गिर गया, रुपया आपका रिकॉर्ड, आज मालूम है ना कि आज रुपये की क्या दशा है। और जो ट्रिलियन क्लब में हम थे उससे आप बाहर हो चुके हैं। तो ये हमारे देश की इस प्रकार के भीषण संकट, नैतिक संकट, आर्थिक संकट, भविष्य की दृष्टि से देश का संकट, ये
सारे संकटों से हमारा देश गिरा है, जिसकी हम लेकिन कल्पना एक नहीं कर शब्द सकते जो थे। इसके लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा है, अनपैरेलल्ड स्कीम इन द वर्ल्ड। अनपैरेलल तो है ही है, इस सरकार ही अनपैरेलल है। आज देश अनपैरेलल स्थिति में ले नहीं, गई है। आज तक जी। 10 लाख करोड़, 1,76,000 करोड़, 12 लाख करोड़, भले हिसाब में थोड़ा आगे पीछे हो, अब जोड़िए कभी हुआ और फाइल गायब हो जाए उसके बाद से। बोफोर्स में भी कम से कम राजीव गांधी ने फाइल गायब नहीं किया था। तो चलिए। ये तो अनपैरेलल देश है। और माता जी अवधेश जी, 10 दिन बहुत पथ बहुत में मिलके इस देश को लूट रहे हैं, क्या अवधेश जी, हमारा समय खत्म हो गया है चलाने के लिए। हमारा समय खत्म हो गया। अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।